वालेकुम, आई एम अनुषा मलिक और मैं लम्स में हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और आज मैं आपसे लेबर हिस्ट्री के बारे में बात करूँगी। अब पहला सवाल ये हमारे लिए उठना चाहिए कि हम लेबर हिस्ट्री की तारीख के बारे में क्यों परवाह करें। लेबर हिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसकी अगर आप तारीख देखें, मतलब इस किस्म की हिस्ट्री की तारीख अगर हम देखें, तो उससे दुनिया में इक्तिसादी और सियासी प्रायोरिटीज़ को हम बदलते हुए देख सकते हैं। वो इस लिहाज से कि 1970s और 1960s में लेबर हिस्ट्री एक बहुत पॉपुलर फील्ड हो गई थी। और अगर आप उससे भी इनफैक्ट पहले देखें, 19वीं सदी के ज़माने में सारे जो सोशियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो उस वक्त लिख रहे थे, वो किसी ना किसी तरह लेबर को इंक्लूड कर रहे थे अपने एनालिसिस में। कहाँ आप डर्कहाइम को या मैक्स वेबर को, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे लिए सबसे सेमिनल है कार्ल मार्क्स को अगर स्टडी करें, तो उन सारों के लिए लेबर, मजदूर की स्टडी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। तो हमारे लिए पहले ये सवाल उठना चाहिए कि उस वक्त सिर्फ क्यों ऐसे लग रहा था कि लेबर को स्टडी करना, मजदूरों को स्टडी करना एकेडेमिया के लिए और स्कॉलरली तहकीकी काम के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, और ये क्यों है कि 1970s के बाद उसकी इम्पोर्टेंस डिक्रीज करती गई है। जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरी नज़र के मुताबिक ये इम्पोर्टेंस एक्चुअली डिक्रीज नहीं की, लेबर को फ़र्क तरीकों से स्टडी किया गया था 1970s के बाद। अगर हम हाउएवर थोड़ा सा पीछे जाएं टाइम में, तो हमें ये सवाल का जवाब देना होगा कि हम लेबर हिस्ट्री के बारे में, हम मतलब कि लेबर हिस्टोरियंस लेबर हिस्ट्री के बारे में क्यों लिखते थे। उनको ये क्यों लगता था कि लेबर के बारे में लिखना एक इम्पोर्टेंट काम है, और वो इसलिए उसको लिखने के लायक समझते थे, लेबर हिस्ट्री को लिखने के लायक समझते थे, क्योंकि लेबर की प्रेजेंस दुनिया में इतनी ज़्यादा विजिबल हो गई थी। और इसकी विजिबिलिटी 19वीं सदी में ही ज़्यादा इंक्रीज होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। लेकिन ये मैं ज़रूर स्ट्रेस करना चाहूँगी आज के, इसका ये नहीं मतलब कि लेबर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बना था या क्रिएट हुआ था। लेबर जिसे हम कहते हैं फ्री वेज लेबर, एक्चुअली हजारों साल पहले से था। मेरी सबसे फेवरेट आर्टिकल इसके बारे में यान लुकासन की है, और वो बात करते हैं, आपको आसानी से ऑनलाइन मिल सकती है ये, लेकिन वो बात करते हैं कि लेबर हिस्ट्री और फ्री वेज लेबर की प्रेजेंस आप एंटिक्विटी में बैबिलोनियन टाइम्स तक ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में लिखना एक सियासी चॉइस था, एक प्रायोरिटी इसलिए बनी थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस वक्त पूरी दुनिया में फैल रहा था। और एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत यूरोप और इंग्लैंड में हुई थी, और इसीलिए लेबर हिस्ट्री की एक फॉर्मल सेंस में शुरुआत यूरोप और इंग्लैंड में हुई थी। लेकिन अगर हम सिर्फ लेबर हिस्ट्री को सिस्टम्स के से अलहदा अगर देखें, तो अगर हम सोचें कि लेबर हिस्ट्री यूरोप से बाकी दुनिया में फैली थी, तो हम मेन पॉइंट लेबर हिस्ट्री का खो देते हैं। मेन पॉइंट लेबर हिस्ट्री का था एक्सप्लॉयटेशन को देखना, और इसीलिए लेबर हिस्टोरियंस जो जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे वो ये था कि कैपिटलिज्म, सरमायादारी का निज़ाम एक इंटरनेशनल पैमाने पे कैसे फैला है, और उसके लिए लेबर हिस्टोरियंस जो कि पर्टिकुलरली तीसरी दुनिया से, अफ्रीका, एशिया से जो लिखना शुरू हो गए थे, वहाँ की लेबर के बारे में वो ये कहते थे कि कैपिटलिज्म का स्प्रेड हम कॉलोनियलिज्म के बगैर नहीं समझ सकते। अब ये एक सेंस में मैंने आपको पूरे लेक्चर की एक ट्रैजेक्टरी दी है, तो होपफुली आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे थ्रू आउट। लेकिन बिल्कुल अगर हम शुरू से शुरू करें, तो अगर अब लेबर हिस्ट्री का एक सेंट्रल पॉइंट हम ढूंढें तो वो यही है, एक्सप्लॉयटेशन पे फोकस करना, एक्सप्लॉयटेशन पे ज्यादा तवज्जो देना।
और इसीलिए लेबर हिस्टोरियंस इतने ज़्यादा मार्क्स से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो अगर हम बिल्कुल शुरू करें ये कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के, तो उसकी शुरुआत लेबर हिस्ट्री की 19वीं सदी से ही है। और 19वीं सदी में उस वक्त जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा होता है और यू नो जिस तरीके से वो शहरों को और फिर इवेंचुअली पूरी दुनिया को बदल देता है, वो चीजें लेबर हिस्टोरियंस देख रहे होते हैं। अब इस वक्त में जो लोग लिख रहे होते हैं, मैं उन्हें लेबर हिस्टोरियंस एक बड़े लूज तरीके से डिस्क्राइब कर रही हूँ। वो हिस्टोरिकल राइटिंग में उस तरह से नहीं इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनकी राइटिंग लेबर हिस्टोरियंस को इन्फ्लुएंस जरूर की थी। तो मैं बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स शुरू में मार्क्स और एंगल्स की। अब ये आप सोचें कि जब एंगल्स ने अपनी सेमिनल पीस लिखा था 1845 में, द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, तो वो इस तरह के शहर को देख रहा था। ये दोनों जो तस्वीरें मैंने स्लाइड पे डाली हैं, ये मैनचेस्टर की है। और मैनचेस्टर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक जगह जो कि सब्ज और खेतों खेत थी, उससे वो एक गंदी और पोल्यूटेड और धुआं से भरी हुई जगह बन गई थी। तो एक लिहाज से लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में लिख रहे थे जब वो असल में कोई और चीज के बारे में लिख रहे थे। सो अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग देखें, तो वो जो अफसोस ज़्यादा तरीके से बात कर रहे थे कि जो डैफोडिल्स हैं वो सारी इतनी खूबसूरत होती थी, और अब वो सारे जो रोमांटिक कंट्री साइड सीनरी है वो चली गई है। तो वो मतलब इसी चीज के बारे में उनके दिल को लग रही थी कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है एक पूरी फर्क किस्म की लाइफस्टाइल लेके आ गया है। और ये ही अर्ली लेबर एक्टिविस्ट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चेंजेस ला रहा है, जैसे कि लुडाइट्स जो रातों को निकल के फैक्ट्रीज को बकायदा तोड़ते थे और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को बकायदा तोड़ते थे कि ये हम नहीं चाहते, ये हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो जो शुरू के लेबर हिस्टोरियंस थे वो इस तरह के लेबर एक्टिविस्ट को देख के उनके बारे में लिखा करते थे कि ये देखो जो लुडाइट्स हैं वो चाह रहे हैं कि मॉडर्निटी ही ना हो। साइमल्टेनियसली एंगल्स जैसे लोग जो थे वो इस तरह की शहरों में, मैनचेस्टर जैसे शहरों में जाके उनको और ज्यादा चलते हुए ये एहसास होता था कि जो लोग गांव से आए हैं काम ढूंढने के लिए और सनतों के बाहर लाइनें लगा के जो खड़े हुए हैं, उनके लिए ना कोई रहाइश के लिए जगह है। अगर उनके बच्चे बीमार हो जाएं तो उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो कहाँ उन्हें लेके जाएं, ना कोई उनके पास पैसे या रिसोर्सेज या उस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा था कि कई लोग जिनको हम बुर्जुआजी, कैपिटलिस्ट, फैक्ट्री ओनर्स, जो भी आप नाम बुलाएं, वो और से और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। तो रियली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उस लिहाज से जो डिफरेंस थी हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, वो पहली दफा बहुत ज्यादा विजिबल होना शुरू हो गई थी, बहुत छोटी जगह में। अब ये क्रूशल है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चेंज ला रहा है वो बहुत छोटी जगहों में लेके आ रहा है। मतलब शहर में और से और ज्यादा इकट्ठे लोग होते जा रहे हैं, और जैसे ही वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे उन्हीं संतों के अंदर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द रहना शुरू हो गए हैं। तो जो एक्सप्लॉयटेशन, लेबर पे इस्तेसाल ये नया निजाम कर रहा था, वो और ज्यादा विजिबल होता जा रहा था। तो ये जो स्लाइड मैंने आपको अभी ऊपर डाली है वो फ्रीडरिक एंगल्स की कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड से ही एक एक्सर्प्ट है, जिसमें ये यही हाईलाइट कर रहा है कि बुर्जुआजी की जो प्रायोरिटीज थी वो ये थी कि और से और ज्यादा वो पैसे इकट्ठे करें, और से और ज्यादा उनकी वेल्थ में मुनाफा होए, और साथ साथ उनकी जो प्रॉफिट्स थे वो सिर्फ इसलिए उन पे वो इकट्ठे कर सकते थे क्योंकि वो लेबर पे इस्तेसाल कर रहे थे। तो एक लिहाज से मार्क्स ने ये आइडिया के क्लासेस में डिफरेंस जो है उस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करते हुए कैपिटलिस्ट निज़ाम, सरमायादारी का निज़ाम आगे बढ़ता है, वो आइडिया मार्क्स ने आगे लेके डेवलप किया। लेकिन इस पॉइंट पे हम एक सेकंड पॉज करते हैं। अब लेबर हिस्टोरियंस कौन है इस जमाने में? मैं एंगल्स की जो पीस है द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, उसको लेबर हिस्ट्री के अंदर ही डाल रही हूँ इस डिस्क्रिप्शन में।
और सिर्फ हाउएवर ये कहना ज़रूरी है कि लोग जो एक्सप्लॉयटेशन देख रहे थे, जो वर्किंग क्लास के कंडीशंस डिस्क्राइब कर रहे थे, जो कह रहे थे वर्किंग क्लासेस को कि आप लोगों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, सॉलिडारिटी दिखाने की ज़रूरत है, वो सारे दैट वाज नॉट द सम टोटल ऑफ लेबर हिस्ट्री जो उस वक्त में लिखी जा रही थी. एक फर्क ग्रुप भी था और वो फर्क ग्रुप ये कह रहा था कि हमें इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशंस देनी चाहिए. हमें हम जब लेबर को स्टडी करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि लेबर ज़्यादा इफिशिएंट कैसे हो सकता है. और इफिशिएंट का उनका ये मायने था कि लेबर ज़्यादा प्रॉफिट्स कैपिटलिस्ट को कैसे दे सकता है. तो अगर वो बात करते थे वर्किंग डे रेगुलेट करने का, जो हम उन्हें चले इकोनॉमिस्टिक लेबर हिस्टोरियंस बुला लेते हैं, अगर वो बात करते थे लेबर वर्किंग डे रेगुलेट करने का, तो वो इस हवाले से सोच रहे होते थे कि लेबर अगर हम वर्किंग डे रेगुलेट करेंगे तो वर्कर्स जो हैं 5 बजे के बाद या उस वक्त 9 बजे या 8 बजे रात के बाद किसी और फैक्ट्री के पास नहीं जा सकेंगे क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी. इसका ये मतलब होएगा कि वो अगले दिन और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और हमारा कैपिटलिस्ट के बीच में कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि वो compete नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे के मजदूरों के लिए, क्योंकि 8 बजे के बाद मजदूर कहीं नहीं जा सकता. तो उनकी जो प्रायोरिटीज थी, वो जिस तरीके से देख रहे थे लेबर को, वो फर्क था. और एक्चुअली ये जो डिफरेंस है तरक्की पसंद लेबर हिस्टोरियंस में और जो इकोनॉमिस्टिक एक्सप्लेनेशन वाले लेबर हिस्टोरियंस थे इस वक्त में, पर्टिकुलरली 19वीं सदी और अर्ली 20th सेंचुरी में, बहुत जारिंग फर्क था. अच्छा, लेकिन 20वीं सदी तक जब एक आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की फैलना शुरू हो जाती है तो ज्यादा लेबर हिस्टोरियंस फोकस होते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे. तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या था, जो कि इंडिया में भी 1920s में, और इंडिया का उस वक्त का मुझे मतलब है, मेरा मतलब है पूरे बड़े सगीर में, तो जो लेबर हिस्टोरियंस उस वक्त लिख रहे होते थे वो ज्यादातर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू हो गए थे. तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, उसके लिए मैं आपको जाहिर बात है पूरा मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को ओवरव्यू देने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आपको इतना नहीं बोर करना चाहती, लेकिन अगर आप देखें कि उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं लेबर हिस्ट्री के हवाले से, मतलब उनके क्या पॉइंट्स हैं जो कि लेबर हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किए थे, तो वो 4 हैं. एक और सबसे सेंट्रल बात जो मैंने शुरू में भी की थी कि मार्क्स ने कहा था कि अगर अब मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, एग्जैक्टली उसने ये नहीं कहा था, लेकिन उसने कहा था अगर एक कैपिटलिज्म और सरमायादारी का निजाम अगर हम एक गाड़ी समझे, तो गाड़ी का जो इंजन है ना, जो इसे आगे चला रहा है, वो मजदूरों पे इस्तेसाल है. और मजदूरों पे इस्तेसाल करके कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपनी सरप्लस निकालते हैं और उस इस्तेसाल से डिराइव्ड सरप्लस को वो आगे लेके और री इन्वेस्ट करते हैं और उससे फिर उनके पास और प्रॉफिट इकट्ठा होता है. तो मार्क्स के लिए कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन जो है वो मजदूरों की एक्सप्लॉयटेशन पे बिल्ट है. सो ये अब लेबर हिस्टोरियंस के लिए असल शुरुआत एक लिहाज से एक फोकस उन्हें मिल गया था कि ये एक्सप्लॉयटेशन पे तवज्जो देनी चाहिए. और हर जगह जहाँ भी लेबर हिस्टोरियंस काम कर रहे थे वो यही फोकस करते थे कि मजदूरों पे एक्सप्लॉयटेशन कैसे हमें नजर आ सकती है. और दूसरी बात जो कार्ल मार्क्स के काम से आई थी वो ये थी कि उसने कहा था कि क्लास जो है वो एक रिलेशनशिप है. सो जो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, जिन लोगों को हम कह रहे थे कि वो कैपिटलिस्ट की प्रॉफिट की तरफ ज्यादा तवज्जो देते थे, वो मजदूरों की अगर हक की बात करते थे तो वो मजदूरों की हकूक की बात इसलिए करते थे कि वो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम वर्कर्स की. तो उन इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेनेशंस को मार्क्स ने एक लिहाज से साइड पे कर दिया कि देखें, आप क्लास को अगर इकोनॉमिक तरीके से देखेंगे, सिर्फ एक इक्तिसादी कैटेगरी की तौर से देखेंगे, तो आपको कभी वो सही तरह से समझ नहीं आ सकती, क्योंकि क्लास जो है वो एक सोशल रिलेशनशिप है.
तीसरी बात जो कि हमारे लिए इस लेक्चर के एंड में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी वो ये है कि मार्क्स ने कहा था, और वो ये कैपिटल वॉल्यूम 1 की बिल्कुल आखिर में आता है, लेकिन ये एक बहुत सेंट्रल पॉइंट है कि पूरा जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, जो पूरा हमारा इक्तिसादी निज़ाम है, वो लगता है जैसे वो रैशनैलिटी पे बेस्ड है, वो लगता है जैसे वो इनलाइटनमेंट की आइडियल्स पे बेस्ड है, लेकिन असल में उसकी शुरुआत फोर्स और वायलेंस के साथ हुई है। और वो फोर्स और वायलेंस यूरोपियन मुल्कों ने बाकी दुनिया के खिलाफ की थी। उसका मतलब ऑब्वियसली मार्क्स का था फोकस करना कलोनियलिज्म पे, कि कलोनियलिज्म और कलोनियल एक्सट्रैक्शन से कैपिटलिज्म आगे बढ़ा है। अब बहुत लोगों ने ऑब्वियसली इस आइडिया को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। अगर आप इसे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहें तो मेरी फेवरेट किताब इस मौजू पे माइक डेविस की लेट विक्टोरियन हॉलोकास्ट है, उसे ज़रूर आप देखें। लेकिन अब यहाँ के लिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। फोर्थ जो पॉइंट मार्क्स ने कहा था, जो लेबर हिस्टोरियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि क्लास स्ट्रगल अगर सक्सेसफुल हो जाए, मतलब कि अगर मजदूर इकट्ठे होना शुरू हो जाएं, तो वो पूरे कैपिटलिस्ट निजाम को नीचे लेके आ सकते हैं, वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उसने इनफैक्ट कहा था कि क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब इंक्रीज करती जा रही है, जैसे हमने बात की थी, क्योंकि सनतें बन रही हैं, इकट्ठी बनती जा रही हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में शहर भी फैलता जा रहा है, तो उसकी वजह से मजदूर जो हैं वो इकट्ठे रहना शुरू हो गए हैं। और मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था कि इन मजदूरों को इकट्ठे होने के साथ साथ एक क्लास कॉन्शियसनेस उनमें बिल्ड होगी, एक शऊर आएगा कि हम इकट्ठे अगर हो जाए तो हम अपने ऊपर जो इस्तेसाल ये कैपिटलिस्ट और सरमायादार कर रहे हैं, वो हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम अपने हकूक मांग सकते हैं, हम अपने मुतालबात आगे कर सकते हैं। अब ये अभी तक जहां तक कहानी है, उसमें सिर्फ बाकी दुनिया यूरोप के बाहर सिर्फ उस वक्त हमें नजर आती है जब हम सोचते हैं कि कलोनियलिज्म में रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के जरिए कैपिटलिस्ट निजाम बनना था। अगर इस पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबर हिस्टोरियन लिखना शुरू हो गए थे, और इम्पोर्टेंट इसलिए हाथ से थे कि उनकी राइटिंग आगे लेके बाकी लेबर हिस्टोरियंस जो बाकी दुनिया में थे वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे ईपी थॉम्पसन की मेन वर्क से। ये जो लेबर हिस्टोरियन था ईपी थॉम्पसन, इन्होंने एक किताब पब्लिश की थी 1963 में, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। द मेकिंग ने ये जो आखिर वाला पॉइंट था जो हमने कहा था, मार्क्स ने कहा है चौथा वाला पॉइंट, कि क्लास स्ट्रगल इकट्ठा कैपिटलिज्म को खत्म कर देगा, और क्लास स्ट्रगल के लिए वर्कर्स को अपनी क्लास कॉन्शियसनेस क्लास कॉन्शियसनेस, अपनी क्लास पोजीशन का एहसास होना चाहिए। ईपी थॉम्पसन ने इसे उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इंग्लिश वर्किंग क्लास की कंडीशंस डिस्क्राइब करते करते उसने कहा कि क्लास स्ट्रगल में इंगेज करते हुए क्लास का एहसास हो सकता है। तो क्लास कॉन्शियसनेस बनी बनाई इंडस्ट्री की वजह से नहीं आती, सिर्फ क्लास कॉन्शियसनेस और चीजों से भी आ सकती है। अगर क्लास एक सोशल रिलेशनशिप है तो फिर, और ये जो मैंने कोट ऊपर डाला है ये इनकी किताब से ही है, लेकिन उसके प्रेफेस से, और उसमें वो कहते हैं कि क्लास हैपेंस व्हेन सम मेन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस इनहेरिटेड और शेयर्ड फील एंड आर्टिकुलेट द आइडेंटिटी ऑफ देयर इंटरेस्ट्स as between themselves and as against other men whose interests are different from and usually opposed to theirs. So इससे ये हुआ था कि बाकी दुनिया के लोग, और मैंने दो एक्सर्प्ट्स आपको दिए हैं, जिसमें एक इंडियन हिस्टोरियन और एक अफ्रीकन हिस्टोरियन, दोनों फोकस करते हैं ऑन द इन्फ्लुएंस और लेगेसी ईपी थॉम्पसन के काम की थी उनके अपने एरियाज में। लेकिन इससे ये हुआ था कि लोग लिखना शुरू हो गए थे फॉर्मली कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड में अबाउट द वर्किंग क्लासेस, एंड कि उनकी जो शऊर है, उनका जो क्लास कॉन्शियसनेस है, वो कैसे बढ़ा था, वो कैसे आगे हुआ था, और क्लास स्ट्रगल के बारे में लिखना शुरू हो गए थे। इनफैक्ट
ये आइडियाज़ लेके ईपी थॉम्सन के आइडियाज़ लेके कई लोगों ने इनफैक्ट कहा कि अगर हम क्लास स्ट्रगल को सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिंक्स के साथ नहीं देखते और अगर हम कह सकते हैं कि सरमायादारी का निज़ाम कलोनियलिज्म से बिल्ड हुआ है, तो हमें फिर कैपिटलिज्म से भी पहले टाइम में मजदूरों को देखना चाहिए और उस वक्त में ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो पूरा कलोनियल इकोनॉमिक सिस्टम बना था उसमें मजदूरों की ऑर्गेनाइजेशन, मजदूरों की पॉलिटिकल काम ने उस पे क्या इफेक्ट आया था, उससे क्या इफेक्ट आया था। और इन लोगों ने फिर देखना शुरू किया, जो कलोनियल लेबर हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये देखना शुरू किया कि प्लांटेशन स्लेवरी में जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी एक लिहाज से कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बिगिनिंग्स थी। कई जो सबसे इंटरेस्टिंग काम उसमें से निकला था, उन्होंने ये कहा था कि जो इंडस्ट्री में सुपरवाइजर और मैनेजर का निज़ाम जिससे लेबर कंट्रोल होता था, वो इजाद हुआ था प्लांटेशंस में, जहाँ के स्लीव्स काम कर रहे थे विदाउट अ वेज। एक लिहाज से वो ये कह रहे थे कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो एक फ्री लेबर का सिस्टम 19वीं सदी में नहीं इजाद हुआ था, वो कलोनियलिज्म की बिल्कुल शुरुआत से कैरी फॉरवर्ड करता जा रहा था, लेबर ऑर्गेनाइजेशन और लेबर कंट्रोल का सिस्टम। अब इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये क्यों इतना ज्यादा लोग इसके बारे में सोच रहे थे पूरी दुनिया में, और उसका जवाब हम सिर्फ हिस्ट्री को देख के नहीं सही तरह से समझ सकते, क्योंकि हिस्ट्री के बाहर भी जो सियासी निज़ाम इस वक्त था ना, जिसके बारे में हम अब थोड़ी सी बात करना चाहिए। जो सियासी निज़ाम था वो ये था कि पूरी दुनिया में इस वक्त तो कोल्ड वॉर का ज़माना था, 1960s 1970s, स्टूडेंट मूवमेंट्स, लेबर मूवमेंट्स जो हो रही थी, वो सारी उन सारों ने मार्क्स को पढ़ा हुआ था, उन सारों ने देखा हुआ था कि रशिया में क्या हुआ है, कि चाइना में क्या हुआ है, और लोग ये सोचते थे कि वर्किंग क्लास जो है वो एक इनकलाबी क्लास है। इसलिए अगर आप इंपीरियलिज्म, यूएस इंपीरियलिज्म की प्रायोरिटीज देखें तो उस वक्त सारे डरे हुए थे लेबर से, और इस हद तक डरे हुए थे कि अगर आप देखें कि जो यूएस ऑफिशियल्स आते थे पाकिस्तान और इंडिया उस वक्त, जो ब्रिटेन से ऑफिशियल्स आते थे, उनमें जरूर ये लेबर एडवाइजर्स मौजूद होते थे, और ये जो लेबर एडवाइजर्स थे उनका काम यही था कि रिपोर्टिंग करें कि लेबर और मजदूर की ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस क्या काम कर रही हैं, कहीं वो सोशलिस्ट तो नहीं हो रही, उनकी क्या इनकलाबी पोटेंशियल है, और वो बाकायदा रिपोर्ट्स भेज के वापस भेजते थे जो अभी तक वहाँ आर्काइव्स में मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ एज ये इकोनॉमिक सिस्टम ही बदलता गया, न्यू लिबरलिज्म जैसे डोमिनेंट होता गया, तो लेबर हिस्ट्री की अहमियत भी कम होती गई और तहकीकी काम लेबर हिस्ट्री का दुनिया में कम होता गया। अब इसके साथ ये भी एक लेसन है कि इसका ये नहीं मतलब कि लेबर की अहमियत खत्म हो गई थी। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जो 1960s और 1970s में जो ताकतवर लेबर मूवमेंट्स थी, उन्होंने एक लिहाज से अगर आप देखें तो लेबर हिस्ट्री के साथ साथ वो भी हम कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि वो तो चाह रही थी कि इनकलाब हो ना। वो लेबर मूवमेंट्स 1960s और 1970s की तो हमें लेबर हिस्ट्री से यही पता चलता है कि वो चाहती थी कि फैक्ट्रीज की कंट्रोल, सनतों के कंट्रोल मजदूरों को दी जाए। तो इनसे उनकी जो ज्यादा रेडिकल डिमांड्स थी वो तो नहीं सक्सेसफुल हुई। लेकिन अगर हम देखें कि उनकी लेगेसी क्या थी, तो हमें सही तरह से सक्सेस का उस वक्त पता चलता है। उनकी लेगेसी ये थी कि जिन जिन रियासत में मजदूरों की तहरीक ताकतवर थी और वो एक बड़े पैमाने पे चली थी, तो वहाँ एक कंसेशंस दी जाती थी रियासत से। वहाँ अभी भी वेलफेयर स्टेट्स उन्हीं मुल्कों में और उन्हीं रियासतों में ज़्यादा ताकतवर हैं। पब्लिक हेल्थ की प्रोविजन वहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जहाँ लेबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
और ये इसलिए है क्योंकि इस वक्त की जो सियासी काम हो रहा था वो उसमें लेबर को अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी ताकत का एहसास था। उन्हें ये नहीं लगता था कि वो नाजायज मुतालबात कर रहे हैं अगर वो कहें कि रियासत को चाहिए कि हम सारों को हेल्थ प्रोविजंस दें, हम सारों को प्रोविडेंट फंड में शेयर दें, हम सारों को पेंशन्स दें। लेकिन ये तो फिर उनका अगर अनसक्सेसफुल भी हो गई मूवमेंट्स, तो उसके बावजूद उनका जो इफेक्ट था स्टेट में, पब्लिक हेल्थ में, वो अभी भी जाहिर होता है। और अगर आप देखें एक रिसेंट इशू है, एक लेफ्टिस्ट पब्लिकेशन है द जेकबिन, और उनका एक रिसेंट इशू अभी निकल रहा है पैंडेमिक पॉलिटिक्स पे। तो अगर आप देखें उसमें ज्यादातर जो आर्टिकल्स हैं जिसकी तरफ मैं अभी होना चाह रही थी वो यही कह रही हैं कि कैपिटलिस्ट निजाम और उसने जो मजदूरों को जिस पोजीशन में डाला है वो एक बहुत पुरानी कहानी है। लेकिन ये कैपिटलिस्ट और मजदूरों के बीच में जो डिफरेंस है वो मिटिगेट इस तरीके से हो सकता है कि मजदूर जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और इसलिए लेबर हिस्ट्री के लिए यूनियंस को स्टडी करना, मजदूरों की सॉलिडारिटी को स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अगर आप देखें, और ये यहाँ मैं रैप अप करना चाह रही थी कि आप लोगों को एक मिसाल के तौर पे दूं कि लेबर हिस्ट्री से हमारी पर्सपेक्टिव जो है वो बदलती कैसे है। तो उस हवाले से अगर हम थोड़ा सा सोचें कि हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हिस्ट्री लिखें, तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा एक अजीब चीज करने वाली हूँ, और वो ये है कि मैं एक नोट बनाना चाह रही थी कि अगर आपको एक टाइमलाइन दिखाऊं कि सॉरी एक सेकंड, आपको एक टाइमलाइन दिखाऊं कि अगर एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो काम करता है वो लेबर हिस्टोरियन के काम से कैसे फर्क होएगा। कि लेबर हिस्टोरियन जो काम करता है वो उसकी फोकस जो है वो थोड़ी सी फर्क हो जाती है। और फोकस से मेरा ये मतलब है कि अगर आप बड़ी सदीर में अगर कहानी बताएं कि नेशनलिस्ट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कि नेशनलिस्ट हिस्ट्री अगर हम शुरू करें 1885 से, जिस वक्त कांग्रेस बनी थी, और आगे 1947 जब तकसीम हुई थी उस वक्त तक अगर कहानी बताएं, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कई इवेंट्स पे फोकस करेंगे। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन फोकस करेंगे कांग्रेस की शुरुआत में 1885, मुस्लिम लीग कब बनी थी, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें कैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट और ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि रोलैट बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जलियांवाला बाग मैसेकर उस वक्त हुआ था वगैरह। और फिर उनके लिए अगला जो पॉइंट होएगा वो 1940s में, आमतौर पे 1946 अगर वो पाकिस्तान की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुआ था जिसमें ये साफ जाहिर हुआ था कि मुस्लिम लीग के पास काफी ज्यादा फॉलोइंग है। और फिर वो जंप करेंगे 1947 जब पार्टीशन टेक्स प्लेस। लेबर हिस्टोरियन इसी टाइम पीरियड में लेबर को ढूंढेगा, और लेबर को ढूंढते ढूंढते एक्सप्लॉयटेशन को ढूंढेगा, सरमायादारी निजाम का एक्सप्लॉयटेशन ढूंढेगा। और वो इस तरह ढूंढेगा कि वो कहेंगे कि, और जो लेबर हिस्टोरियंस ने एक्चुअली काफी ज्यादा काम किया है इंडिया के ऊपर इस टाइम पीरियड में, वो ये कहेंगे कि हम फोकस करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में वाली हिस्से पे, और हम इसलिए इस टाइम पीरियड पे फोकस करेंगे क्योंकि लेबर स्ट्राइक्स इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज की थी इस वक्त। उनकी कहानी में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरान आएंगे, लेकिन वो इस तरीके से आएंगे कि लेबर की सेंट्रलिटी, लेबर जो है वो उस गाड़ी का इंजन रहेगा। और अगर आप देखना चाहें तो जैसे दिलीप सिमियन एक बहुत फेमस इंडियन लेबर हिस्टोरियन थे, हैं एक बहुत फेमस इंडियन लेबर हिस्टोरियन है जो कि जिनका काम इन चीजों पे ही झारिया के कोल फील्ड्स में फोकस करते हुए, और ये कहते हैं कि लेबर नेशनलिस्ट की वजह से नहीं बाहर निकला था,
लेबर जो है अपने भी मुतालबात लेके, लेकिन एक ऑटोनमस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट के हिस्से बने थे। तो लेबर हिस्टोरियंस जो हैं फिर वो देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पॉलिटिशियंस इस वक्त लेबर के पास आया करते थे और लेबर से पूछा करते थे कि आपके क्या मुतालबात हैं, हम आपके मुतालबात कैसे पूरे कर सकते हैं, हम ब्रिटेन को और उस वक्त की रियासत को आपके मुतालबात के बारे में कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस कहानी में फिर मजदूर और मजदूरों का एक्शन और उनकी ताकत एक बहुत सियासी तौर पे इम्पोर्टेंट थी। और इससे ये फिर जाहिर होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कहानी अगर हम सिर्फ देखें तो फिर हमें आम आदमी की कहानी पे तवज्जो नहीं देते उस तरह से। लेबर हिस्ट्री में हम आम आदमी की कहानी पे ही फोकस्ड रहते हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन पे ही फोकस्ड रहते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद लेबर हिस्टोरियंस, जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो एक रीसेंट किताब निकली है अहमद अजहर की जो कि एग्जैक्टली इसी टाइम पीरियड पे फोकस करती है, और अहमद कहता है कि 1946 में एक बहुत बड़ी रेलवे स्ट्राइक हुई थी। तो हमने कहा था ना नेशनलिस्ट हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उसमें 1946 इसलिए इंपॉर्टेंट होएगा क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुए थे। लेबर हिस्टोरियंस के लिए 1946 इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें नजर आएगा कि एक उस वक्त बहुत बड़ी रेलवे स्ट्राइक हुई थी, और वो बहुत बड़ी रेलवे स्ट्राइक में ये साफ जाहिर होता है कि लोग सिर्फ मुस्लिम लीग या कांग्रेस के पीछे नहीं लग रहे थे। जो मजदूर थे उस वक्त के वो इस बात पे फोकस थे कि उनकी तनख्वाहें उनको सही तरह से मिलनी चाहिए। इस वक्त में उनकी मजदूर होने की हैसियत की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि सियासी कंडीशंस बिल्कुल भूल जाएं कि मजदूरों को भी इजाफा इस वक्त देना चाहिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम करना चाहिए। और पूरे इस कहानी में मजदूर जो है, अहमद अजहर की कहानी में मजदूर इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस एक्शन कर रहे हैं। 1947 में जबकि नेशनलिस्ट हिस्ट्री फोकस करेगी पार्टीशन पे, जबकि नेशनलिस्ट हिस्ट्री फोकस करेगी रेफ्यूजीज पे, लेबर हिस्टोरियंस फोकस करेंगे इस बात पे कि जो लेबर के नेटवर्क्स थे, जो उनके यूनियंस थे, वो भी पार्टीशन हो गए थे। तो लेबर 1947 के बाद पूरे बड़े सगीर में एकदम से वीकेंड भी हो गई थी, क्योंकि पहले अगर लेबर लीडर्स जैसे मिर्जा इब्राहिम रेलवे स्ट्राइक कॉल करते थे 1946 में तो पूरी इंडिया में मजदूर इकट्ठे हो जाते थे, वो सॉलिडारिटी दिखा लेते थे। अब एक लिहाज से पार्टीशन के बाद उनकी सॉलिडारिटी टूट गई। सो लेबर हिस्टोरियंस फिर इन चीजों पे फोकस करेंगे और उनके नतीजे ये और इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि 1947 के बाद मजदूरों की सियासी ताकत कम हो गई थी, और उस सियासी ताकत को कम होने के साथ वो एक नई सियासत, एक नई रियासत का हिस्सा भी बन चुके थे। तो उसकी क्या इफेक्ट है वो भी लेबर हिस्टोरियंस के लिए देखना जरूरी है। अब इससे साफ ये जाहिर हो सकता है कि लेबर हिस्ट्री एक बहुत यूजफुल फील्ड है मजदूरों के मुतालबात समझने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कंडीशंस और उनकी वर्किंग कंडीशंस और एक्सप्लॉयटेशन समझने के लिए। लेकिन ये इस कहानी से ये भी साफ जाहिर होना चाहिए कि इसी वजह से इन्हीं इंटरेस्ट की वजह से लेबर हिस्ट्री अब ज्यादा एक प्रायोरिटी, एक अहमियत नहीं रखता दुनिया में, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म के बाद 1970s के बाद द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स और उनकी एक्सप्लॉयटेशन एक लिहाज से एक्सेप्टेड सी है। अब मैंने एंड में ये करना चाहती हूँ एक बात पे कि अगर हम देखें कि दुनिया में आजकल लेबर हिस्ट्री की क्या स्टेटस है, तो ये नहीं है कि लेबर हिस्टोरियंस लिख नहीं रहे, वो फर्क फील्ड्स में लिख रहे हैं। तो लेबर हिस्टोरियंस एज हिस्ट्री वो डेफिनेटली कम हो गई है। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी की तरफ देखें तो सोशियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली गिग इकोनॉमी, जो हमारी न्यू सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, उसमें एक किताब जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है इस हवाले से, वो एलेक्स रोजनब्लैट की उबरलैंड है। तो उसमें वो यही बात करते हैं कि जो काम करने का तरीका है वो बदल चुका है,
लेकिन इन सारी किताबों में जो लेबर हिस्ट्री का मेन पॉइंट था वो आगे बढ़ता जा रहा है कि वो उनकी फोकस एक्सप्लॉयटेशन पे है। अगर आप देखें जो काम है गिग इकोनॉमी पे, तो उसमें जो टर्म प्रिकेरिएट की है, जो कि गाय स्टैंडिंग, सिल्विया फर्गसन आगे लेके जा रहे हैं, और फेमिनाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स, जो कि इंडिया में चित्रा जोशी का काम बहुत उस पर दिलचस्प है, वो सारे यही बात कर रहे हैं कि लेबर और वर्क की नेचर बदल गई है, लेकिन जो हमारा निज़ाम है वो अभी भी वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है। अभी भी मजदूर पे इस्तेसाल करने के बगैर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, और वो इस्तेसाल हम सिर्फ इस तरह नहीं सोच सकते कि जिस्मानी तौर पे हो रहा है, वो एक लिहाज से अब इतना परवेसिव हो गया है कि लोग सोचते भी नहीं हैं कि हमारे पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो अपनी क्लास पोजीशन को काफी हद तक एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इसके बारे में भी अब रिसेंटली काम निकल रहा है कि मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो आजकल की जो बच्चे यूट्यूब और इंस्टाग्राम और उस तरह की चीज़ों पे अपने पैसे बनाते हैं, लोग कहते हैं, और ये इस हवाले में मैं आपको सिल्विया फर्गसन और गाय स्टैंडिंग के काम की तरफ पॉइंट करूंगी कि वो लगता है जैसे आपको एक नई किस्म की आज़ादी मिल गई है काम पे, एक नया किस्म का मजदूर पॉसिबल है, लेकिन उस में भी दो किस्म की चीजें हैं जो हम अभी भी हम सोचते हैं। अगेन, ये सोशियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में लिखा है, डेविड ग्रेबर लिखते हैं इन चीजों के बारे में और कहते हैं कि ये लगता है जैसे एक नई किस्म की फ्रीडम और आज़ादी आपको मिली है, लेकिन वो कोई सोशल सर्विसेज, कोई प्रोटेक्शंस के बगैर है। गाय स्टैंडिंग भी यही पॉइंट करते हैं कि एक छोटा सा आप मिसस्टेप ले लें, एक छोटी सी आप गलती ले लें, तो आपके पीछे रियासत और वेलफेयर की प्रोटेक्शंस, या इस सिचुएशन में अगर कोई शॉक सा हो जाए सिस्टम में, जैसे नाओमी क्लाइम बात करती हैं शॉक डॉक्ट्रिन में, अगर कोई भी शॉक मिले सिस्टम को, तो कैपिटलिस्ट निज़ाम तो रिकवर कर जाएगा, लेकिन जो मजदूर इस प्रिकेरियस पोजीशन में है रियासत की प्रोटेक्शंस के बगैर, और उन्हें कहा गया था कि रियासत की प्रोटेक्शन तो ठीक है आपके पास नहीं है, लेकिन आज़ादी इतनी है, किसी किस्म का आप काम कर सकते हैं, किसी भी फर्क तरीकों से आप पैसे बना सकते हैं। उनको फिर ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि वो आज़ादी जो है वो असल आज़ादी नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शंस के बगैर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई सोशल सर्विसेज नहीं है जिनके पीछे आप गिर सकते हैं। मैं यहाँ बस कर दूंगी क्योंकि आई एम श्योर आपने बहुत मेरी आवाज़ सुन के आप भी तंग आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच सुनने का।